नमस्ते दोस्तों, आपकी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं CUET PG हिंदी 2025 की तैयारी में आप सभी जुड़ गए होंगे। दोस्तों, CUET PG हिंदी 2025 की तैयारी की शुरुआत मैंने कर दी है। सबसे पहले मैं PYQ सीरीज़ को लेके आया हूँ। मेरा ये मानना था कि सबसे पहले आप पुराने प्रश्न पत्र को अच्छी तरीके से हल कर लो। मुझे ये भी पता है कि आप सभी को प्रश्न पत्र कहीं ना कहीं से मिल गए होंगे, क्योंकि ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि बहुत सारे बच्चों के पास नहीं जा पाई होगी। तो जिनके पास नहीं गई है उनके लिए ये वीडियो है, और जिनके पास भी गई है वो दोबारा गलती से भी अगर इस वीडियो पर आ गए हैं तो वो ज़रूर रुक के देखें। कुछ ना कुछ आप ज़रूर यहाँ से लेके जाओगे। ये दूसरा सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है। मैं एक वीडियो में 20 से 25 ही क्वेश्चन करवाता हूँ, ज़्यादा नहीं करवाता हूँ, ताकि आप जल्दी से जल्दी ये देख पाओ। क्योंकि मेरे पास 3 ही प्रश्न पत्र हैं। 2022 में CUET PG सबसे पहली बार 2022 में करवाया था, 2023 और फिर 2024। 3 पेपर मेरे पास हैं। तीनों पेपर मिला के मेरे पास लगभग 225 क्वेश्चन है। तो वैसे चाहूँ तो मैं 2 दिन 3 दिन में भी करवा सकता हूँ, लेकिन आप धीरे धीरे अभी करो। धीरे धीरे करने का मतलब ये है कि आप 20 को 25 क्वेश्चन करो, ताकि जो भी आगे आप पढ़ रहे हो ना, किसी टेक्स्ट को पढ़ रहे हो, तो उसमें आप देख पाओ कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्रश्न का लेवल क्या है। जो CUET PG 2025 का पेपर था उसका लेवल बहुत डाउन था, बहुत इजी पेपर था। वहीं 2023 का पेपर जो था वो भी मैं आपके सामने लेके आऊँगा। वो पेपर 22 की तुलना में बहुत टफ था। इस बार का जो पेपर हुआ 24 में मॉडरेट लेवल का पेपर था, ना ही उसे 22 की 2022 में जो हुआ था उस लेवल का पेपर था, ना ही 23 के लेवल का पेपर था। 23 में 24 से भी हार्ड पेपर 23 में पूछा गया था CUET PG में। इस दूसरे वीडियो में भी हम 20 से 25 क्वेश्चन करेंगे, और 3 वीडियो में हम 2022 के पेपर को सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों, जब मैं कल इसके पहले वाले एक वीडियो को बना रहा था तो मैं बहुत जल्दी में क्वेश्चन को बनाया था। ऐसे में मेरे सामने एक दिक्कत आई थी। दूसरा प्रश्न मैं गलत बता दिया था। दूसरे प्रश्न का उत्तर मेरे से गलती से गलत निकल गया था। दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा मैं बताऊंगा, उससे पहले मैं उस पर थोड़ा सा चर्चा भी कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं, आप जो PDF आई है वो व्यवस्थित PDF आपके सामने आई है। अब आपको भी अच्छा लगेगा पढ़ते समय, आप इसे देख पाओ। ये सारे PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा। जितने भी PDF मैं आपके लिए लेके आता हूँ, अभी कंटेंट के लिए PDF लेके आऊँगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, मैं वहाँ सारे PDF आपको प्रोवाइड करा दूँगा। और अगर आपको ये 2025 में अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो मेरे चैनल के साथ जुड़ो, आप सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत सारा कंटेंट लेके आऊँगा, मेरे से जितना सपोर्ट हो पाएगा मैं करूँगा। आप मेरे अलावा और चैनल को भी देख सकते हो, मैं ये नहीं कहता हूँ, बायस्ड वाली बात नहीं। बहुत सारे लोग अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप उन्हें भी देखते रहो। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आपको बिल्कुल भी थोड़ा सा कंटेंट पसंद आए तो आप मुझे भी देखते हुए चल सकते हो। बहुत बकवास वीडियो आप देखोगे अभी, मुझे पता है। दूसरी बात, आप किसी के भी पेड कोर्स पर मत जाओ दोस्त। अभी बहुत आपके पास समय है, आप बहुत आराम से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। बहुत टाइम है आपके पास। ये एग्ज़ाम मार्च तक खींचेगा इस बार, मार्च अप्रैल तक भी जा सकता है। तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप आराम से इस एग्ज़ाम को हैंडल करो। हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न जो मेरे से कल गलती हो गया था, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। कुछ दोस्त ने मुझे बताया, तैयारी करने वाले जो काफ़ी एक्टिव हैं इस CUET PG 2025 के लिए। तो दूसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किस इतिहासकार ने किया? इसका उत्तर होगा 4। इसका उत्तर 4 होगा, जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, थोड़ी सी टाइपिंग, सब कुछ अकेले करता हूँ यार, थोड़ी सी टाइपिंग अगर मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए सॉरी। और मैं वादा करता हूँ कि यार 100 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन है, अगर एक आध क्वेश्चन गलती से इधर उधर हो जाए तो आपको ज्यों ही मिले आप मुझे मैसेज करो, कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं दोबारा से उसे चेक करके आपको ज़रूर बताऊँगा। और बताने के साथ साथ मैं अगली वीडियो में उस पर चर्चा भी करूँगा।
अब हम चलते हैं आज के दूसरे सीरीज पर। दूसरा सीरीज कल हम 20 क्वेश्चन तक कर चुके थे, आज हम चलेंगे 21वें क्वेश्चन पर। बिना देर किए हम चलते हैं आज के 21वें प्रश्न पर। स्लाइड को मैं थोड़ा सा स्लाइड की सेटिंग चेंज कर दूं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं आज का पहला प्रश्न है और 20वां प्रश्न है 2022 के PYQ का 20वां प्रश्न है। दोपहर का भोजन कहानी के रचयिता कौन है? दोपहर का भोजन एक कहानी है, इसके रचयिता कौन है? ए हरिशंकर परसाई, बी अमरकांत, सी भगवती चरण वर्मा, डी विश्वंभर नाथ कौशिक। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा बी अर्थात दूसरा अमरकांत। मैं यहाँ लिखते जाऊँगा। अगले प्रश्न ये देखो, ये अब आपको ये पता चलेगा कि अमरकांत की और भी जितनी रचनाएं हैं हमें देख लेनी होगी एक बार कि कौन कौन सी रचनाएं, कौन कौन सी उनकी कहानी है। उसके बाद हरिशंकर परसाई ये ऑप्शन में है, इनसे भी संबंधित अब प्रश्न पूछे जाने की जितने भी ऑप्शन में लोग लगे हुए हैं उनकी रचनाओं को आप एक बार देख जाइए, जल्दी जल्दी में नोट कर लीजिए कहीं। ये सभी लोग इम्पोर्टेंट लोग ऑप्शन में भी वही रहते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं। आप इतना समझ के चलिए। आप PYQ सॉल्व तो कर लोगे PDF में, लेकिन ये सारी चीज़ें कौन बताएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न संख्या 21 प्रश्न देखिए कि स्मृति की रेखाएं किनकी रचना है? स्मृति की रेखा रचना किसकी है? ए पहला रामवृक्ष बेनीपुरी, दूसरा महादेवी वर्मा, तीसरा विनय मोहन शर्मा, चौथा श्री राम शर्मा। इसका उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका उत्तर है उत्तर महादेवी वर्मा। यह महादेवी वर्मा की रचना है स्मृति की रेखाएं। अब साथ में ही आप रामवृक्ष बेनीपुरी, महादेवी वर्मा, विनय मोहन शर्मा, श्री राम शर्मा इन दोनों को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन रामवृक्ष बेनीपुरी और महादेवी वर्मा की सारी रचनाओं को आपको याद करना होगा विथ प्रकाशन वर्ष। आप नोट बनाइए एक, उसमें सभी की रचनाओं को लिखिए और हर 2-3 दिन पर रिवाइज करते रहिए। अगर आपको अभी तो आप पूरे टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो आप नोट्स अभी से बनाते जाओगे ना, इसका लाभ आपको लास्ट में होगा, बहुत अच्छे से लाभ होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 22, शिव शंभू के चिट्ठे नामक निबंध का रचयिता कौन है? पहला बालमुकुंद गुप्त, दूसरा प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा कुबेर नाथ राय, चौथा विद्यानिवास मिश्र। इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका उत्तर मैं लिख देता हूँ। इसका उत्तर होगा पहला बालमुकुंद गुप्त। बालमुकुंद गुप्त। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनके भी दो, अब ये चारों अपने आप में निबंधकार भी हैं, बहुत अच्छे निबंधकार हैं, महत्वपूर्ण निबंधकार हैं। इन चारों के निबंध को आप एक जगह संकलित कर लीजिए वित्त प्रकाशन वर्ष। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 है, कविता के नए प्रतिमान आलोचनात्मक ग्रंथ का लेखक कौन है? मैनेजर पांडे, दूसरा नामवर सिंह, तीसरा देवी शंकर अवस्थी, चौथा विश्वनाथ त्रिपाठी। इस प्रश्न का उत्तर होगा उत्तर दूसरा नामवर सिंह। नामवर सिंह के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, काफ़ी बेहतरीन आलोचक रहे हैं अपने समय के, और इनकी आलोचनात्मक ग्रंथ जितनी भी हैं वो आज भी और आने वाले कई पीढ़ी के लिए यह एक अपने आप में धरोहर होगी, इनकी सारी रचनाएं, इनकी सारे आलोचनात्मक ग्रंथ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 24। प्रश्न 24 है, और दूसरी बात, नामवर सिंह उसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे हैं जिस विश्वविद्यालय के लिए अमूमन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे CUET PG की तैयारी करते हैं, JNU। इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाना था इनसे संबंधित बातें करना। अब सोचो, जब नामवर सिंह उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे होंगे, फिर वातावरण कैसा रहा होगा वहाँ का। ठीक है, बाद में बात करेंगे इस पर। आगे हम अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा उपन्यास देश विभाजन की त्रासद घटना को
केंद्र में रखकर लिखा गया है। आप इस वीडियो को 2x पर भी देख सकते हो। जल्दी, मेरा ये मानना नहीं है कि मेरे व्यू को बढ़ाओ, वॉच टाइम को बढ़ाओ। आपका जिस तरीके से लाभ हो पाए आप उस तरीके से लाभ ले लो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। निम्न में से कौन सा उपन्यास देश विभाजन की त्रासद घटना को केंद्र में रखकर लिखा गया है? पहला परख, दूसरा झूठा सच, तीसरा परिशिष्ट, चौथा नदी के द्वीप। अब ये चारों जो रचना है ये उपन्यास विधा है। इस उपन्यास, चारों उपन्यास के लेखक कौन है क्या आपको पता है क्या? इस चारों उपन्यास के प्रकाशन वर्ष क्या है क्या आपको पता है क्या? अगर नहीं पता है तो पता करिए और एक नोट्स बनाइए। इस प्रश्न का उत्तर मैं लिख देता हूँ। इस प्रश्न का उत्तर दूसरा है, और इस प्रश्न का उत्तर दूसरा झूठा सच। झूठा सच उपन्यास है और यह देश विभाजन और देश की त्रासद घटना को केंद्र में रखते हुए लिखा गया है। पंजाब की पृष्ठभूमि है, पंजाब और पाकिस्तान बनने, पंजाब से कैसे भारत से अलग होता है, पंजाब से कुछ लोग उधर चले जाते हैं इधर, इस तरह की घटनाएं इसमें देखने को मिलती हैं। बहुत अच्छा उपन्यास है, आपको समय मिले तो आप जरूर इसे पढ़िए। इस उपन्यास के झूठा सच उपन्यास के लेखक यशपाल जी हैं, यशपाल। और इसका प्रकाशन वर्ष, यह 2 खंडों में आती है, पहला और दूसरा। पहला खंड 1958 और दूसरा खंड 1960। ठीक है। प्रश्न संख्या 25 पर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, संविधान के अनुसार हिंदी भाषा को कौन सा दर्जा प्राप्त है? ये बहुत सिंपल प्रश्न है, लेकिन मैक्सिमम लोग इस प्रश्न को गलत करके आते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस इस लेवल का भी होता है कि इतना सरल कैसे पूछ सकता है, और पूछा है तो ज़रूर इसमें कुछ दिक्कत है, ऐसा भी होता है कभी कभी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, अच्छे से इस प्रश्न को करना है। इतने सरल भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। अब ये अलग बात है कि आपकी भाग्य कैसी होगी 2025 के एग्ज़ाम, जब आप एग्ज़ाम सेंटर में, एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे। तो इसके उत्तर की तरफ हम चलते हैं। उत्तर राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, मातृभाषा। निसंदेह आपको इसका उत्तर पता होगा, राजभाषा। ठीक है। राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिसका पालन सरकारी कामकाजों में होता है। राष्ट्रभाषा जो देश के अधिक से अधिक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा होती है, वो राष्ट्रभाषा होती है। तो राष्ट्रभाषा भी हिंदी है, लेकिन वो संविधान में नहीं है। इस पर आप लोग अभी जल्द ही 14 सितंबर गया है, आपके सभी लोगों के कॉलेजेस में ऐसी बातें, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें हुई होंगी, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। अगले प्रश्न की तरफ चलता हूँ। प्रश्न 26 आप देखिए। प्रश्न 26, पारिभाषिक शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का पर्याय है? टेक्निकल, ऑफिशियल, नॉन टेक्निकल, नॉन ऑफिशियल। इसका उत्तर होगा ऑफिशियल। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? निसंदेह इस प्रश्न पर रुकने की ज़रूरत ही नहीं है। 14 सितंबर। रुकने की ज़रूरत थी, मैं भी गलत जगह जा रहा था। 14 सितंबर अभी अभी जल्दी गया है। और ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए 2022 का लेवल क्या था प्रश्न का, वही जब धीरे धीरे 23 में आएंगे फिर देखेंगे लेवल कैसे बढ़ गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न का उत्तर है, अगला प्रश्न है, एप्लीकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या होगा? ये सब कुछ प्रयोजन मूलक हिंदी से पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए प्रतिवेदन, ऑप्शन बी आवेदक, ऑप्शन 3 आवेदन, ऑप्शन 4 ज्ञापन। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, मैं इसका उत्तर बता के जाता हूँ। एप्लीकेशन आवेदन जो आप करते हैं वो एप्लीकेशन होता है, और एप्लीकेंट जो होता है वो होता है आवेदक। आवेदन और आवेदक दोनों में अंतर होता है। एप्लीकेंट और एप्लीकेशन जो आप लिखते हो वो आवेदन करते हो उस पर, और जो व्यक्ति आवेदन लिखता है वो एप्लीकेंट होता है। ठीक है। प्रतिवेदन और ज्ञापन के लिए बात नहीं करनी है इसमें। मैं सारे जितने भी ऐसे शब्द हैं, पारिभाषिक शब्दावली है, आप बहुत सारे विश्वविद्यालय के कॉलेजेस के पाठ्यक्रम में एक कार्यालय हिंदी नाम का एक विषय है, वो लगता है, जिसमें आप सभी लोग
लगभग सारे ऐसे पारिभाषिक शब्दावली पढ़ते हैं, पारिभाषिक शब्द पढ़ते हैं, तो वहीं से पूछा गया है। मैं वो बाकायदा एक नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें आप सब कुछ देख लोगे, आपका पूरा 100% कवर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 29। निम्न में से कौन सा पत्र का प्रकार नहीं है? सरकारी पत्र, दूसरा समाचार पत्र, तीसरा व्यापारिक पत्र, चौथा सामाजिक पत्र। इसमें सामाजिक पत्र जो है, सामाजिक पत्र नाम का कोई भी पत्र नहीं होता और यह किसी भी तरह का पत्र नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है समाचार पत्र, पत्रिकाएं एवं पुस्तकें जनसंचार के किस माध्यम के अंतर्गत आते हैं? पहला श्रव्य संचार माध्यम, दूसरा दृश्य संचार माध्यम, तीसरा शब्द संचार माध्यम, चौथा विज्ञापन संचार माध्यम। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अपने सामने एक कॉपी भी आप खोल के रखिए, नोट, जिसमें जो भी प्रश्न गलत हो रहे हैं आप उसमें नोट कर लीजिए और उस प्रश्न से संबंधित कुछ ज़रूर नोट्स आप तैयार कर लीजिए और देखते जाइए। इस प्रश्न का उत्तर होगा शब्द संचार माध्यम। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? बंगदूत, प्रजा हितैषी, बनारस अखबार, उदंत मार्तंड। इस प्रश्न का भी उत्तर आप दे सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है 4, उदंत मार्तंड। अब उदंत मार्तंड का प्रकाशन वर्ष जिसको भी पता हो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। उदंत मार्तंड का प्रकाशन वर्ष 30 मई, जो मेरे दिमाग में आ रहा है अभी तत्काल में, 1826। ये उदंत मार्तंड का प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, सबसे पहले ये उदंत मार्तंड समाचार पत्र पहली बार 30 मई 1826 को आया था और 100% ये सही है। आप इसे नोट कर सकते हो, 100% नोट कर सकते हो। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 32। डेमी ऑफिशियल लेटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? सरकारी पत्र, दूसरा द्रुत पत्र, तीसरा मितव्यय पत्र, चौथा अर्ध सरकारी पत्र। इस प्रश्न का उत्तर होगा 4, अर्ध सरकारी पत्र। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? पहला बालकृष्ण भट्ट, दूसरा प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा बालकृष्ण शर्मा नवीन, चौथा भारतेंदु हरिश्चंद्र। निसंदेह आपको ये पत्र ये प्रश्न आपको याद होगा। हिंदी प्रदीप बहुत ही चर्चित पत्रिकाओं में से एक है और इसके बारे में आप लोगों ने चर्चाएं भी सुनी होंगी। इसके जो संपादक थे वो थे बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, वहीं ब्राह्मण पत्रिका थी, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 3 पत्रिका का संपादन किया था, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी और एक और पत्रिका है भारत मित्र। हाँ, 1873-74 ये इनका सन है प्रकाशन वर्ष का। इसका उत्तर पहला ही होगा, बालकृष्ण भट्ट। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? पहला 4, दूसरा 3, तीसरा 5, चौथा 8। शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, 2, 3, अभिधा, लक्षणा, इस पर बारी बारी से बात करेंगे हम कंटेंट में, और व्यंजना। ये सीरीज आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इससे कितना आपको लाभ हो रहा है इससे संबंधित आप कमेंट बॉक्स में जब सक्रिय रहोगे तो मुझे लगेगा कि हाँ, आपके लिए और भी बेहतर वीडियो कंटेंट लाई जा सकती है। क्योंकि जब आगे से कुछ रिएक्शन मिलता है, कुछ रिएक्ट करता है कोई, तो उसका रिएक्शन अगला भी करना चाहता है, तो मुझे आप कुछ जवाब दोगे, कुछ सलाह दोगे, कुछ बताओगे तो मैं और भी अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। नहीं तो मुझे लगेगा ठीक है, मैं सही करते जा रहा हूँ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 35। शब्दार्थों सहितो काव्यम, यह किस आचार्य का कथन है? कुछ आचार्यों के महत्वपूर्ण कथन हैं जो भारतीय काव्यशास्त्र में आपको देखने को मिलेंगे। उसमें ऑप्शन में है भामा, मम्मट, ये मम्मट हैं, मम्मट, आनंदवर्धन और विश्वनाथ। इस प्रश्न का उत्तर होगा भामा। 6 संप्रदाय, आपको संप्रदाय से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। 6 संप्रदाय हैं, रस, ध्वनि, अलंकार, औचित्य और 1-2 अलंकार और हैं जिस पर
ये सब पर मैं जब कंटेंट लेके आऊँगा तो बात करूँगा, विधिवत बात करूँगा। अभी ऐसे ही केवल पीवाईक्यू दिखा रहा हूँ कि आप देख लो किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं पिछले वर्षों में। अगले प्रश्न 36 पर हम चलते हैं। 36 में है, पूछा गया है निम्न में से अभ्यास किसके अंतर्गत आता है। अभ्यास, अभ्यास काव्य हेतु के अंतर्गत आता है, यही इसका उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय काव्यशास्त्र के अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को किसके अंतर्गत रखा गया है। पहला काव्य लक्षण, दूसरा काव्य हेतु, तीसरा काव्य प्रयोजन और चौथा सप्तशक्ति। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को काव्य प्रयोजन के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि काव्य का प्रयोजन अर्थात काव्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसके उद्देश्य के बारे में अलग अलग आचार्यों ने अपने अपने अलग अलग मत दिए हुए हैं, जिसमें से भरत मुनि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इत्यादि को काव्य का प्रयोजन अर्थात कविता का क्या उद्देश्य होना चाहिए यह वो बताते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है 38 में है, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो निसंदेह आपको इसका उत्तर पता होगा। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन 2 3, ऑप्शन 3 5, ऑप्शन 4 8। इसका उत्तर होगा 5, तीसरा ऑप्शन होगा और इसका उत्तर होगा 5। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, 5। ठीक है, दीर्घ, यड़ संधि, अयादि संधि और ऐसे ही 2 और नाम हैं, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन 5 होते हैं। 29 नंबर है, स्वरों के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन घटित होता है उसे क्या कहते हैं। क्या उसे व्यंजन संधि कहते हैं, क्या उसे विसर्ग संधि कहते हैं, क्या उसे समास कहते हैं, क्या उसे स्वर संधि कहते हैं। इसका उत्तर आप अपने नोटबुक में लिखिए, उसके बाद मैं बताता हूँ, या फिर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका उत्तर होगा स्वर संधि, स्वर संधि। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है 40, सन 1956 में देश में अकाल पड़ा था। यह वाक्य किस काल के अंतर्गत आता है। एक वाक्य दे रखा है कि सन 1956 में देश में अकाल पड़ा था। यह वाक्य किस काल के अंतर्गत आता है। पहला ऑप्शन है पूर्णभूत, दूसरा ऑप्शन है संभाव्य भूत, तीसरा ऑप्शन है संदिग्ध भूत और चौथा ऑप्शन है आसन्न भूत। इस प्रश्न का उत्तर होगा पूर्णभूत पहला, इस प्रश्न का उत्तर देख लिया आप। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है 41। आज हम 45 क्वेश्चन तक करेंगे, 25 क्वेश्चन आज करेंगे। उसके बाद है मेरे पास आज 75 क्वेश्चन मैं बना के लेके आया हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मतलब हो जाता है अभी छोटी छोटी वीडियो में ही आप देखो, ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट पढ़ो। क्वेश्चन 41 में है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा कारण आर के रूप में। मैं पहली लाइन बार बार क्वेश्चन में नहीं पढ़ूंगा क्योंकि पांचों क्वेश्चन सेम इसी तरह के हैं। मैं अभिकथन और कारण ही अगली बार से पढ़ूंगा। ए अभिकथन में है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल को वीरगाथा काल की संज्ञा दी है। दूसरा कारण जिसका दे रखा है, रामचंद्र शुक्ल ने अवचेतन में वीरता के प्रति का आकर्षण था। भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल में इसके लिए अवसर न था, इसलिए यह नाम आदिकाल को ही दिया जा सकता था। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए कथनों के अनुसार उसका सही उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। इस प्रश्न में देखिए, जो पहला कोटेशन है ये बिल्कुल भी सत्य है। पहला कथन बिल्कुल भी सत्य है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को आदिकाल को वीरगाथा काल की संज्ञा दी, बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन जो कारण दे रखा है ये गलत है। ऐसा हिंदी साहित्य के इतिहास में या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ऐसी विचारधारा बिल्कुल भी नहीं थी कि उसको वीरगाथा काल का जो पुट है वो आदिकाल, मध्यकाल, बाकी अन्य कालों में नहीं था। इसलिए पहला सही है और इसका दूसरा गलत है। इसका ऑप्शन क्या सही हो सकता है मैं बताता हूँ। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ठीक है,
अगला देखते हैं, ये देख लीजिए, ये भी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न 42। नीचे दो कथन ठीक है। अभिकथन, मध्यकालीन अवरोध जड़ता और रूढ़िवादिता की प्रवृत्तियों की वाहक होती है। मध्यकालीन अवरोध जड़ता और रूढ़िवादिता की प्रवृत्तियों की वाहक होती है। कारण दे रखा है इसका, आधुनिकता ने मध्यकालीन को विस्थापित कर स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व और जनतंत्र की चेतना। सॉरी दोस्तों, कुछ कुत्ते थे जो भूख रहे थे, इसलिए मुझे बीच में पॉज लेना पड़ा थोड़ा सा। कारण मैं पढ़ता हूँ, आधुनिकता ने कालीनता को विस्थापित कर स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व और जनतंत्र की चेतना का प्रसार किया। अब देखिए, उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला, ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आइए हम ऊपर देखते हैं प्रश्न में क्या कह रहा है। मध्यकालीन अवरोध जड़ता और रूढ़िवादिता की प्रवृत्तियों की वाहक होती है, यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा जो है कारण भी सही है कि आधुनिकता ने मध्यकालीनता को विस्थापित ही किया था, तभी तो बात हुई थी, कर स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व और जनतंत्र की चेतना का प्रसार किया। बिल्कुल सत्य है, इसका ऑप्शन ए सत्य है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 43। इसको देखिए, खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का अमूल्य योगदान है। कारण है, औपनिवेशिक शासक खड़ी बोली का प्रसार कर देश भाषाओं को हाशिए में पर धकेलना चाहते थे। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। जो पहला है अभिकथन, वो बिल्कुल भी सही है। दूसरा, कारण भी सही दे रखा है, अभिकथन और कारण दोनों सही है। हम इसके उत्तर की तरफ पढ़ सकते हैं। इसका उत्तर है पहला कथन एक, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, हमें एक बार थोड़ा सा दूसरे वाले मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, मैं एक बार पढ़ता हूँ ध्यान से। कारण, औपनिवेशिक शासक खड़ी बोली का प्रसार कर देश भाषाओं को हाशिए पर धकेलना चाहते थे। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों का चयन कीजिए। हाशिए पर धकेलना चाहते थे, बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि वो खड़ी बोली के प्रसार पर कभी बात ही नहीं करते थे। तो कथन एक जो है ये सही है और कथन दूसरा गलत है। इसका ऑप्शन होगा तीसरा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं, प्रश्न 44। प्रश्न 44 है, भारतेंदु अभिकथन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटकों को साहित्यिक रूप दिया। कारण होगा, भारतेंदु पारसी नाटकों की सस्ती रुचि से सहमत थे, इसलिए वे गंभीर नाटकों के पक्षधर थे। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इसका उत्तर आप लोग सबसे पहले कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, इस प्रश्न पर विचार भी कर सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या सटीक हो सकता है, मैं बताता हूँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटकों को साहित्यिक रूप दिया, बिल्कुल सही है, यानी पहला सही है। दूसरा जो है मुझे थोड़ा सा गलत लगने की संभावना लग रहा है, मैं एक बार ध्यान से पढ़ता हूँ इसे। भारतेंदु पारसी नाटकों की सस्ती रुचि से असहमत थे, बिल्कुल सही है, यहाँ तक कोटेशन सही है, इसलिए वे गंभीर नाटकों के पक्षधर थे। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये दोनों कोटेशन सही है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, पहला इसका उत्तर है। आप जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ ना, आप ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ोगे तो उसे रिलेट कर पाओगे। अगर आप किसी साहित्य के इतिहास को बुक को आप पढ़े होंगे, हाँ, आचार्य क्या नाम है, निबंधकार, आलोचक भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में आपको थोड़ी सी भी जानकारी होगी तो आपको पता होगा उनका विचार कैसा था, सोचते क्या थे। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है 45 और आज का अंतिम प्रश्न है, भारतेंदु युग नवजागरण की चेतना का युग था, बिल्कुल सत्य है। अगला जो इसका कारण दे रखा है, भारतेंदु युग में सामाजिक आंदोलन के अभाव में से जनता में नव चेतना का उदय हुआ तथा विधवा विवाह
सती प्रथा, नारी शिक्षा, अंधविश्वास और अस्पृश्यता निवारण की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करने वाली रचनाएं लिखी गईं। बिल्कुल सत्य है, ये दोनों सही है, बिना किसी संदेह के आप दोनों के सही की तरफ जा सकते हैं और AR की से बिल्कुल सही व्याख्या है। आप इसका भी पहला उत्तर होगा, उत्तर फर्स्ट। आज का ये अंतिम प्रश्न था। ये धन्यवाद का मेरे पास प्रश्न है, मैं सारे आज प्रश्न आपके लिए लेके आया हूँ, ऐसा नहीं मैं नहीं करवा सकता, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब आराम आराम से करते हैं। मैं चाहूँ तो आपको इसका PDF अभी तुरंत प्रोवाइड कर दूँ, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि आपको PDF इसकी देने की ज़रूरत है। अभी आप मैं दे भी सकता हूँ, आप PDF लेने की क्या, PDF आप कहीं से ले सकते हो। देखिए PYQ करवाने के लिए सबसे बड़ी बात ये थी, मैं क्यों करवा रहा हूँ आप समझ लीजिए 1 मिनट में। PYQ आप पढ़ने से पहले, किसी भी टेक्स्ट को पढ़ने से पहले अगर आप PYQ कर लेते हो तो आपको मोटी मोटा एक आपके दिमाग में एक खाका बन जाता है, एक बिंब बन जाता है। जब आप टेक्स्ट पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है, अच्छा हाँ यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे, हमें इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। अभी आपने देखा शब्द शक्ति से प्रश्न बना था, भारतीय काव्य शास्त्र से, वहीं काव्य हेतु से भी बना था, और ये सब आपके सिलेबस में लग रखा है, आप जाके देख लीजिए। प्रयोजन से भी बन रखा है, प्रयोजन भी बना लगा हुआ है आपके सिलेबस में, वहाँ से भी एक प्रश्न, यानी इन सबको एक एक जो यूनिट में एक एक जो वाक्य लगे हुए हैं, शब्द लगे हुए हैं, शब्द शक्ति, ये अपने आप में एक यूनिट ही है। एक यूनिट के अंदर 3-4 पॉइंट दे रखे हैं ना, आपको 3-4 टॉपिक दे रखे हैं, उसे आप अच्छे से कवर करिए। PYQ सीरीज़ अच्छे से कवर करिए, आप समझिए इसको, टेक्स्ट पढ़ते रहिए। मैं सभी कंटेंट को आपको, जितने भी यूनिट है सबका कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, वो शॉर्ट नोट्स ही होगा और उससे पढ़ के आपका सारा काम चल जाएगा। किसी के भी पेड कोर्स को ज्वाइन करने से बचिए, जहाँ तक मेरा मानना है। कुछ भी कोई नहीं पढ़ाता है, बस आपसे कोई 2500 ले लेगा, कोई 6000 रुपया ले लेगा, और बस कोई बोलेगा कि आज आज ब्रेक पे हूँ, आज कहीं किसी काम से हूँ, कुछ लिख रहा हूँ, क्लास आज नहीं होगी, ऐसे ही होता रहता है। आप यूट्यूब से अच्छा कंटेंट ले सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे से ही लो, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म से भी आप और भी अच्छे कंटेंट को ले सकते हो। निसंदेह मेरे से अच्छा पढ़ाने वाले, मेरे से अच्छा बात करने वाले, अच्छा कंटेंट देने वाले यूट्यूब पर हैं, और लेकिन गलत बात यह है कि वो पेड कोर्स भी बेचते हैं, कुछ ही टॉपिक यहाँ कवर कराते हैं। ठीक है, बिना ज़्यादा बात करने से पहले मैं बचता हूँ। धन्यवाद, आज की क्लास में आप सभी जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर मिलेंगे अगले 46 नंबर क्वेश्चन के साथ। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और लाइक कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।